हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन को लेकर डिस्कशन करेंगे। अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने डेटा निकाला है अपना, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर का जो कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी का वो 23.9% है। अब देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बता दे रहा हूँ कि मार्च टू मार्च चलता है, तो अप्रैल से जून पहला क्वार्टर है, फिर जो अगले 3 महीने होंगे वो दूसरा क्वार्टर होगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो पहले क्वार्टर की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ आई है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होकर आई, और 1996 के बाद ये पहली बार हुआ था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड भी जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ 22.8% से। अब उसका रीज़न क्या था इन दोनों का डिक्लाइन होने का? इन दोनों का डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बता रहा हूँ। इन दोनों का स्टैटिक पार्ट बता दूंगा उसमें। तो जो मेन रीज़न था इन दोनों के डिक्लाइन होने का वो था कि जो हमारे मेजर सेक्टर्स हैं सेकेंडरी और टर्शियरी, उनमें डिक्लाइन हो गया। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, होटल और ये सारी सर्विसेज जो हैं कुछ चल ही नहीं रही थी। कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं तो 50% कॉन्ट्रैक्शन आया, क्योंकि सारे लेबर्स को काम बंद हो गया। जब कंस्ट्रक्शन की कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी? मैन्युफैक्चर कुछ हो नहीं रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन था, सारा प्रोडक्शन बंद था। लेकिन रूरल एरियाज के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था लॉकडाउन, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का काम चल रहा था। नहीं तो फिर फूड सिक्योरिटी को लेकर इश्यू आ जाता, तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ईज रखी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ अवर इकोनॉमी, इसलिए उसकी ग्रोथ 3.4% थी, तो वो कोई बहुत वैलिड ग्रोथ नहीं थी। नॉर्मल में भी वो सिर्फ 14% कुछ कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल एक ईयर में हमारी इकोनॉमी पे। तो आपको कमेंट करके मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्ट्री बतानी है कि किस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर 50% और हायर ग्रोथ किया करता था, बहुत हाई थी किस टाइम पर ग्रोथ। सो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है। जीडीपी का मैं आपको बहुत ईजी वे में हिंदी में मतलब समझा देता हूँ कि एक कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे एक साल में, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जो भी सर्विसेज रेंडर की जाएंगी एक साल में, उनकी जो टोटल वैल्यू है वो एक साल की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड पे। तो जब कंट्री की जीडीपी में हम सब्सिडीज टैक्सेस को एडजस्ट कर देते हैं तो उससे हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के मिल जाता है। इकॉनमी पे मेरे आगे चल के और भी वीडियोस आएंगे, उसमें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं जीडीपी, जीवीए, एनडीपी, एनडीए, सारी चीज़ें एक एक चीज़ देख लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होने के मेजर फैक्टर्स क्या थे? तो 3 मेजर फैक्टर्स थे। पहली बात तो जो प्राइवेट कंजम्पशन था, जो हम लोग अपन सब कंजम्पशन करते हैं, वो गिर गया, 27% से डिक्लाइन हुआ। दूसरा मेजर इशू क्या था? इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। इन्वेस्टमेंट 47% से गिरी। अब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि सब कुछ कंप्लीट लॉकडाउन है, कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? शेयर मार्केट्स गिर चुके हैं। जो हमारी नेट एक्सपोर्ट डिमांड है वो फॉल हो गई। लेकिन एक इसका पॉजिटिव पॉइंट भी था कि इंडिया की जो इम्पोर्ट्स है वो क्रैश कर गए एक्सपोर्ट्स से भी ज़्यादा, क्योंकि इंडिया ज़्यादा इंपोर्टर है। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, बट जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग निगेटिव है, और इसके कारण बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा हम पे। इसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ है? तो जॉब पे। जैसा कि मैंने पहले बताया, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी जो मेजॉरिटी जॉब्स हैं वो वहीं पर जनरेट होती हैं, तो जॉब्स का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स तो गई ही गई, इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा, स्मॉल स्किल सेक्टर में क्रेडिट की कमी, एम्प्लॉयमेंट लॉस और बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज डेवलप हो गए। बैंक्स में मोरेटोरियम दिया कि गवर्नमेंट ने कि 6 महीने तक कोई भी लोन और उसकी किस्त वगैरह जो नहीं ली जाएगी, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इससे क्या होगा आगे चल के? एनपीए फिर से बढ़ेगा। इकोनॉमी पे बात करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी पे माना जा रहा है कि जो इस साल की जीडीपी है उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सॉल्यूशन सिर्फ इसका एक ही मेजर सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू जब स्पेंड करेगी। अच्छा, कमेंट करके आपको एक चीज़ और बतानी है कि फिजिकल पॉलिसी के क्या क्या टूल्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के भी टूल्स बताइए और फिजिकल पॉलिसी के भी टूल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू क्या करना है गवर्नमेंट को? अपना गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक टूल होता है फिजिकल पॉलिसी का, रोड बिल्ड करना, ब्रिजेस, और अभी आप देख भी रहे हैं काफ़ी जगहों पे गवर्नमेंट ये काम कर भी रही है। तो गवर्नमेंट को मनी इन्फ्यूज करनी होगी स्पेंडिंग के थ्रू मार्केट में। गवर्नमेंट काम करवाएगी, ब्रिजेस और रोड्स बनवाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। तो गवर्नमेंट को इस तरह से आगे आके ये काम करना पड़ेगा। फिर प्राइवेटाइजेशन करना। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा कि जो ऑलरेडी डूब रहे हैं सेक्टर्स, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं, उनको एक बूस्ट मिल जाएगा। अभी जैसे रेलवे प्राइवेटाइजेशन और ये सारे गवर्नमेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इस तरह की एक्टिविटीज़ में, सो दैट प्राइवेटाइजेशन करने से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सके। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसीज लेकर आई, टैरिफ कंट्रोल और ये सारी चीज़ों को लेकर, ताकि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट आ सके। फाइनेंस को
प्रोवाइड कराना ताकि मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहे, तो फाइनेंशियल गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। फिर बैड बैंक का क्रिएशन करना, तो जितने भी बैंक के पास इनऑपरेटिव एसेट्स हैं जहाँ से पैसा नहीं निकल पाए ये सब, तो और भी ज़्यादा बैड बैंक्स बनाए जा रहे हैं ताकि वो डेप्ट और जितने भी यूजलेस एसेट्स हैं उनको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। सो दोस्तों, मेजर यही पॉइंट्स थे। पॉसिबल सॉल्यूशन यही है कि ये सारी चीज़ें स्टेप्स लेगी तो गवर्नमेंट तो कुछ पॉजिटिव ग्रोथ हमें दिख सकती है। अभी इन टॉपिक्स पे अभी और भी करंट पे जब चीज़ें आएंगी तो हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।